हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के इंडेक्स को याद करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इंडियन पिनल कोड तो अब रिपील हो चुका है और भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है फ्रॉम 1 जुलाई 2024। इसीलिए आने वाले किसी भी एग्जाम में भारतीय न्याय संहिता का इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज जो कंसेप्ट हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो पनिशमेंट्स हैं, वो तो सिमिलर ही है। अब जो मर्डर की डेफिनेशन है वो तो चेंज नहीं होने वाली है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कभी भी। लेकिन अगर आपको पता है कि पहले तो 300 में मर्डर की बात करी गई थी, लेकिन बीएनएस में आखिर किस सेक्शन में मर्डर की बात करी गई है आपको पता ही नहीं है, तो आप तो पेज पलटते रह जाएंगे। इसीलिए हमें इंडेक्स याद करना इंपॉर्टेंट है। हमारे ऑल इंडिया बार एग्जाम में भी नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं और आने वाले किसी भी स्टेट जुडिशरी और एपीओज में ये सारे क्रिमिनल लॉज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और लिख के ले लीजिए कि इंडेक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब्जेक्ट के इंडेक्स से ही मोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम चैप्टर बाइफरकेशन देखेंगे तो हमारा सेक्शन याद करना भी बहुत आसान हो जाने वाला है। आप ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आपने बीएनएस अभी तक पढ़ा ही नहीं है, आपने इंडेक्स ही नहीं ध्यान दिया है, तो आपको पहली बार में याद हो जाने वाला है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और दो तीन नजर अगर इस वीडियो पर डाल रहे हैं, आप ध्यान से इंडेक्स अपने सामने रख रहे हैं या इंडेक्स सामने नहीं भी है, इस स्क्रीन को अगर लगातार आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आई कैन एश्योर बहुत सारे सेक्शंस आपके याद हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी चैप्टर। इसके पहले मैं बता दूं कि हमारे बीएनएस में 20 चैप्टर्स हैं, 358 सेक्शंस हैं। पुराने आईपीसी में तो 511 सेक्शंस थे, तो सेक्शंस काफी कम हो चुके हैं और बीएनएस तो सबसे इजी है याद करना, बिकॉज और अच्छे से अरेंज कर दिया गया है यहाँ पर ऑफेंसेस को और चैप्टर्स को। इसीलिए बीएनएस आपके लिए इजी हो जाएगा याद करने में। अब यहाँ पर 20 चैप्टर हैं, 358 सेक्शंस हैं। इसे असेंट मिली थी प्रेसिडेंट की ऑन 25 दिसंबर 2023 और इसे लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2024 एंड दिस इज द 45th एक्ट ऑफ 2023। तो इतनी रही बेसिक बातें ऑफ बीएनएस। अब चैप्टर 1 में हम शॉर्ट टाइटल देख रहे हैं, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। हमारा जो सेक्शन 1 है, इट इज टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो जो बीएनएस है ये कहाँ अप्लाई होने वाला है, किन लोगों पर अप्लाई होने वाला है, क्या ये उन लोगों पर अप्लाई होगा या नहीं जो इंडिया के बाहर रहते हैं या इंडियन सिटीजन है, बाहर जाकर उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया है, या कोई बाहरी इंसान इंडिया में आके कोई ऑफेंस कर रहा है। वो सारी बातें हम शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन में देखते हैं। इसके बाद सेक्शन 2 इज टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन। डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 का क्लॉज 3। क्लॉज 3 एक नया प्रोविजन है, इसमें ऐड करा गया है चाइल्ड की डेफिनेशन। कोई भी पर्सन अगर 18 ईयर्स से नीचे है तो उसे हम चाइल्ड बोलेंगे। आईपीसी में चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई थी और जो डेफिनेशंस थे वो बहुत ज्यादा फैला के और अदर अलग अलग सेक्शंस में दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर सारे डेफिनेशन को सेक्शन 2 में डाल दिया गया। उसके बाद जनरल एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। सेक्शन 3 इज टॉकिंग अबाउट द जनरल एक्सप्लेनेशन। इसमें हम देखते हैं कॉमन इंटेंशन के बारे में देखेंगे और जो कॉमन इंटेंशन के आसपास के जो सेक्शंस थे, दैट मींस इफेक्ट क्या हो रहा था कॉमन इंटेंशन से, कोई अगर कुछ कर रहा था तो मतलब इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट, पार्टली बाय ओमिशन का क्या था, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। तो ये सारी बातें जनरल एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 2 इज द डेफिनेशन क्लॉज। 2 के क्लॉज 3 में चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 3 इज टॉकिंग अबाउट जनरल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके बाद आ रहे हैं चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 में कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं फ्रॉम सेक्शन 4 टू सेक्शन 13। चैप्टर 2 सेक्शन 4 से सेक्शन 13 तक आता है। अब देखिए, जनरल एक्सप्लेनेशन हम देख रहे थे, जनरल एक्सप्लेनेशन के बाद तो हमें पनिशमेंट वाली ही टॉपिक मिल रही थी पहले भी। अब पनिशमेंट में डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, ये सारे ऑफेंसेस, ये सारे पनिशमेंट्स अभी भी हैं, लेकिन इसमें कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट ऐड कर दिया गया है, जिसकी डेफिनेशन हम बीएनएसएस में देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 4 इज टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट। सेक्शन 5 इज टॉकिंग अबाउट कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। मतलब अगर सेंटेंस को कम्यूट किया जा रहा है, डेथ सेंटेंस को हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट बना दे रहे हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कोई अदर सेंटेंस बना दे रहे हैं, तो उसकी बात सेक्शन 5 में दी गई है। 4 में तो पनिशमेंट हुआ,
अब पनिशमेंट मिल गई है तो हम चाहेंगे कि पनिशमेंट हमारा कम्यूट हो जाए, किसी तरह से कम पनिशमेंट हमें मिले, तो सेक्शन 5 में कम्यूटेशन हो गया। उसके बाद बात हो रही है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, किस तरह से हम फ्रैक्शन करेंगे टर्म ऑफ पनिशमेंट का, तो वो सेक्शन 6 में दिया हुआ है। सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट सेंटेंस में भी कुछ केसेस में सेंटेंस या तो होली या पार्टली रीग्रेस और सिंपल हो सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 7 में होली या पार्टली रीग्रेस और सिंपल सेंटेंस की बात हुई। सेक्शन 8 में बात हो रही है अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में। फाइन सेक्शन 8, सेक्शन 8 में फाइन, 4 में क्या देखा हमने, पनिशमेंट, 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, 6 में फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, 7 में हमने सेंटेंस देखा जो कि होली या पार्टली रीग्रेस और सिंपल हो सकता है, 8 में हमने फाइन देख लिया, 9 में हम लिमिट देख रहे हैं। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई सारे ऑफेंस को मिलाकर अगर एक ऑफेंस बन रहा है या पनिशमेंट हमें देना है तो क्या लिमिट रहेगी, तो 9 में लिमिट दे दिया, 9 लिमिट, ओके। सेक्शन 10 punishment of person guilty of one of several offenses, judgment stating that it is doubtful of which, जजमेंट में अगर डाउट हो रहा है कि ये कौन सा पनिशमेंट हम इस पर्सन को दें, उसके बारे में सेक्शन 10 में बात करी गई है, ठीक है। सेक्शन 11 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी भी पर्सन को हम अकेले रखते हैं, ठीक है, अकेले एक पर्सन को रखते हैं, तो वन पर्सन है तो वन वन, अकेले अकेले, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। 12 में हम बात करते हैं लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। पहले तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम दे दिए 11 में, 1 मतलब अकेले अकेले किसी पर्सन को रखेंगे, एक पर्सन अकेले, ठीक है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन। 12 में हम लिमिट बता रहे हैं, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बता रहे हैं कि कब तक हम किसी पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। 13 में बात हो रही है इनहैंस्ड पनिशमेंट के बारे में, कि प्रीवियसली कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ है, उसकी पनिशमेंट हम इनहैंस कर दे रहे हैं। कब इनहैंस कर रहे हैं, क्यों इनहैंस कर रहे हैं, क्योंकि उसने प्रीवियसली कन्विक्शन मिल चुका है, वो प्रीवियसली वो क्राइम कर चुका है, इसलिए हम उसकी पनिशमेंट इनहैंस कर रहे हैं 13 में, सेक्शन 13 में, ठीक है। तो 4 से 13 में हम पनिशमेंट के बारे में देखें। सेक्शन 4 में बात हुई पनिशमेंट, उसके बाद हम पनिशमेंट को कम्यूट कर रहे थे, उसके बाद हम फ्रैक्शन देख रहे थे उस पनिशमेंट का, पनिशमेंट कैसी हो सकती है, तो 7 में बोला गया कि होली या पार्टली रीग्रेस और सिंपल हो सकती है। पनिशमेंट तो हमने दे दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन 8 में हम अमाउंट ऑफ फाइन बता देंगे। अमाउंट ऑफ फाइन बताने के बाद हम लिमिट भी बताएंगे उस पनिशमेंट की। फिर 10 में हम बताएंगे पनिशमेंट उन पर्सन के बारे में जो कि एक से ज्यादा ऑफेंस कर रहे हैं। 10 में समझो, 10 का मतलब यहाँ पर आप मान लीजिए कि किसी पर्सन ने 10 ऑफेंस कर दिया है, ठीक है, अब 10 ऑफेंस कोई करेगा उसकी पनिशमेंट के बारे में सेक्शन 10 में बताया हुआ है। 11 में हमने बता दिया एक एक पर्सन को हम अकेले रखते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हैं तो उसकी लिमिट बताएंगे हम 12 में। फिर 13 में बताएंगे कि इनहैंस्ड पनिशमेंट हम कब दे रहे हैं, प्रीवियस कन्विक्शन के बाद हम इनहैंस्ड पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। और ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको एक ट्रिक भी देने वाली हूँ, जिससे अगर आपने आईपीसी याद किया था तो आईपीसी में कुछ सेक्शन में प्लस माइनस करके आप सारे सेक्शंस याद कर सकते हैं। और अभी जो मैं बता रही हूँ ये तो नए स्टूडेंट्स के लिए भी इजी हो जाएगा, उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा कि हम लाइन से सारे सेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पनिशमेंट का चैप्टर हुआ फ्रॉम सेक्शन 4 टू सेक्शन 13। आई होप आपको सेक्शन 1 याद होगा, जिसमें हमने शॉर्ट टाइटल देखा, डेफिनेशन देखा, जनरल एक्सप्लेनेशन देखा। फिर चैप्टर 2 सेक्शन 4 टू सेक्शन 13, ओके। 4 में पनिशमेंट, 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, 6 में हमने फ्रैक्शन देख लिया, 7 में हमने होली या पार्टली रीग्रेस और सिंपल देख लिया, फिर 8 में हम फाइन बता रहे हैं, 9 में हम लिमिट बता रहे हैं, लिमिट ऑफ पनिशमेंट, 10 में हम 10 ऑफेंस कोई पर्सन कर रहा है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, 10 ऑफेंस आप कर रहे हैं तो उसकी कुछ पनिशमेंट मिलेगी एज पर सेक्शन 10। 11 में बताया गया कि एक एक पर्सन को हम अकेले रखने वाले हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देने वाले हैं। 12 में हमने बता दी लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फिर लिमिट भी दे दिए, भाई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको दे रहे हैं, आपने कुछ बड़ा ऑफेंस करा होगा, मतलब आप प्रीवियसली कन्विक्ट हैं और यहाँ पर आपकी पनिशमेंट तब हम इनहांस कर रहे हैं सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग। अब आ रहा है हमारा चैप्टर 3 दैट इज जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस मतलब हम कब कब एक्सेप्शन में आ सकते हैं कि हमने अगर कोई ऑफेंस भी करा है तो उससे हम ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं डालेंगे बिकॉज हमने एक्सेप्शन में आकर वो करा है, ठीक है।
तो ये रहा हमारा चैप्टर 3। अगर आपने आईपीसी याद करा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये सारे सेक्शन उसी तरह से अरेंज किए गए हैं जिस तरह से आईपीसी में थे, ठीक है। और ये एक्सटेंड होने वाला है फ्रॉम सेक्शन 14 टू सेक्शन 44, ठीक है। सेक्शन 14 से सेक्शन 44। अब इसमें भी 4 भी है लास्ट में, 14 में भी 4 है लास्ट में, और 44 में भी लास्ट में 4 है। तो 14 से लेके 44 हमारा जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है, चैप्टर 3। चैप्टर 2 आपको याद है क्या बताया था मैंने, सेक्शन 4 से लेके 13 जनरल एक्सेप्शन है, 14 से लेके 44, 4 दोनों में, 14 के लास्ट में 4 है, 44 के लास्ट में 4 है, तो 14 से 44 ये जनरल एक्सेप्शन हो गया। 14 बात कर रहा है एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। 14 में बाउंड हम देख लेंगे, साथ ही साथ 17 में हम जस्टिफाइड देख लेंगे, क्योंकि दोनों का बाकी सेंटेंस तो सेम है ना, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। 17 में बोला गया एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। अब ये दोनों सेक्शन बात कर रहा है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। 15 में बात करी गई एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, और 16 में बात करी गई उस पर्सन के बारे में जिसने जज के कहने पर कोई काम करा है। तो दोनों जुडिशियल एक्ट हो गए। 15 में जज खुद कोई काम कर रहा है और 16 में जज किसी दूसरे पर्सन को कोई काम करने को कह रहा है कि जजमेंट या ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट करवाइए, ठीक है। तो ये रहा 15 16 दोनों जज से रिलेटेड है, जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, इसमें जज खुद पर्सनली काम कर रहा है, और 16 में सॉरी सेक्शन 16 में पर्सुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट जज कोई काम कर रहा है। तो ये हमारा 14 15 16 17 चारों सेक्शन हो गया, ठीक है। 14 15 16 17। 14 में पर्सन बाउंड बाय लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसे लग रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है, ठीक है। 17 में कोई पर्सन जस्टिफाइड है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसे लग रहा है कि ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। 15 16 एक्ट ऑफ जज एंड एक्ट डन पर्सुएंट टू जजमेंट। नाउ कम्स 18। 18 में हम एक्सीडेंट देख रहे हैं इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कोई पर्सन लॉफुली कोई काम कर रहा है और वो एक्सीडेंट हो जाता है कुछ लॉफुल एक्ट करने की वजह से, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा एज पर सेक्शन 18। 19 एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। यहाँ हमारी क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी 19 में क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी और हम प्रिवेंट करना चाह रहे थे अदर हार्म, ठीक है। तो 18 19, 18 में एक्सीडेंट, 18 एक्सीडेंट, 18 accident, okay. 19 act likely to cause harm but done without criminal intent, 19 criminal intent, 19 without criminal intent, okay. 18 accident, 19 without criminal intent, ठीक है। 20 और 21 ये दोनों बात कर रही है चाइल्ड के बारे में। जैसे 15 16 जज के बारे में बात हो रही थी, वैसे ही 20 21 में चाइल्ड की बात हो रही है। अब 20 में पहले हम छोटे बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। इसीलिए 20 में हमने 7 इयर्स के अंडर चाइल्ड के बारे में बात करी। अगर 7 साल से नीचे का कोई बच्चा क्राइम करता है, कोई एक्ट करता है जिससे ऑफेंस माना जा रहा है, तो वो ऑफेंस नहीं रहेगा, जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। अब 7 साल की बात हमने 20 में कर ली, तो उससे बड़े बच्चों की बात कर लेते हैं। तो 21 में हम 7 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक के बारे में बात कर रहे हैं कि जिन बच्चों के पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है उस एक्ट को समझने के लिए और उसने कोई ऑफेंस कर दिया है, तो दैट विल कम अंडर द एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 20 एंड 21 हुआ। 20 में डॉली इन कैपेक्स, 21 डॉली कैपेक्स बोलते हैं, ठीक है। 20 7 इयर्स से नीचे के बच्चे, 21 में 7 इयर्स से 12 इयर्स के बच्चे, ठीक है। अब ये जो 21 है, 21 को आप उल्टा कर दीजिए तो 1 to 12 हो जाएगा ना, तो 7 से लेकर 12 तक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और 20 में अगर हम देखें तो 20 में जो 2 है, अब 2 साल का बच्चा उसे मान लीजिए, तो 2 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसको क्राइम नहीं कहेंगे। और 21 को हम उल्टा कर रहे हैं 12, तो 12 में कोई भी 12 ईयर्स से कम का बच्चा है तो उसे हम छोड़ देंगे अगर इमेच्योर है वो पर्सन। 22 में एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड के बारे में हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं अगर वो 22 साल का भी कोई बच्चा है लेकिन अनसाउंड वो है, 22 साल के बच्चे को तो हम बच्चा नहीं कहते हैं, लेकिन अगर अनसाउंड माइंड का तो उसे हम बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं और उसे माफ कर देते हैं अगर उसने कोई ऑफेंस करा तो, और उसे एक्सेप्शन दे देते हैं। तो 20 21 22 ये तीनों सेक्शन तो आपको याद हो गए। आई होप इससे इजी ट्रिक तो नहीं मिलेगी। 20 में 2 साल का बच्चा मान लीजिए, 20 का 0 20 का 2,
या 0 भी अगर मान लीजिए तो 2 साल का बच्चा हो चाहे 0 साल का बच्चा हो, उसे हम माफ कर देंगे एज पर सेक्शन 20। अब 21 का उल्टा 12 ईयर्स हो जा रहा था, तो 12 ईयर्स से नीचे वालों को हम माफ कर रहे हैं। 22 मतलब 22 साल का भी अगर कोई पर्सन है लेकिन अनसाउंड माइंड है तो हम उससे माफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 23 एंड 24 ये दोनों बात कर रहा है इंटॉक्सिकेशन के बारे में, ठीक है। 23-24 में इंटॉक्सिकेशन की बात हो रही है। बस ये डिफरेंस है कि 23 में अगेंस्ट विल हो रहा है एंड 24 में इंटेंशन या हमारा विल तो रहता है, लेकिन अगर हम इंटेंशन या नॉलेज हमें पता है कोई एक्ट करने का, उसके बाद भी हम कोई ऑफेंस कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्शन में नहीं डाला जाएगा। 23 में बोला जाता है कि अगर हमारे विल के खिलाफ हमें इंटॉक्सिकेट किया गया है, उसके बाद हम कोई एक्ट कर देते हैं तो हमें डिफेंस मिल जाएगा 23 का। 24 में कहा जाता है कि अगर आपके खिलाफ या आपके बिना नॉलेज के आपको इंटॉक्सिकेट करा गया था, लेकिन आपने जो एक्ट करा है उसे इंटेंशन या नॉलेज के साथ आपने वो एक्ट करा है, तो आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 23 में आप विल याद कर लीजिए, 24 में 23 में अगेंस्ट विल याद कर लीजिए, 24 में आप बाई विल याद कर लीजिए, ठीक है। 23 में विल के अगेंस्ट हमें कुछ इंटॉक्सिकेट किया जा रहा है, 24 में हमारे विल के साथ इंटॉक्सिकेट हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा 23-24, क्योंकि 24 साल का पर्सन है, वो जानबूझकर कुछ कर रहा होगा या नोइंगली अगर वो इंटॉक्सिकेट हो रहा है तो, ठीक है। तो देखा जाए हमारा 14 से 24 ये 10 सेक्शन याद हो गया हमें, क्योंकि 14 और 17 को साथ में अगर पढ़ना है तो एक जगह बाउंड बाय लॉ है और एक जगह जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है। 15-16 बताया दोनों जज से रिलेटेड है, एक में जज खुद कर रहे हैं एक्ट पर्सनली और 16 में एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट, ठीक है। 18 में एक्सीडेंट हो रहा है, 18 एक्सीडेंट। 19 में विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, 19 में बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के कोई हम एक्ट कर रहे हैं और हम प्रिवेंट कर रहे हैं अदर हार्म, ठीक है। 20-21 चाइल्ड अंडर 7, 21 चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12, 22 में अनसाउंड माइंड है वो, 23-24 तो एक में अगेंस्ट विल है और एक में विल के साथ अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेट हो रहा है तो इंटेंशन और नॉलेज देखेंगे हम उस पर्सन की। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 25 के बारे में। 25, 26, 27 इन तीनों को भी साथ में पढ़ना है। सी, इन तीनों में कहीं ना कहीं कंसेंट की बात हो रही है। 25 is saying that act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। 25 में तो हमने सीधे कंसेंट दे दिया, हम जो भी चीज कह रहे हैं हम कंसेंट दे रहे हैं कि ठीक है आप हमारी मर्जी से हम पर आप कोई भी ऐसा एक्ट कर सकते हैं जिससे हम हर्ट हो जाएं, लेकिन आप डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 26 में बोला गया एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन्स बेनिफिट। 26 में एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स हमारी कंसेंट लेते हैं हम पर कोई ऑपरेशन करने से पहले, ठीक है। और 27 में हम गार्जियन की कंसेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई 12 साल या उससे नीचे का बच्चा है या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उस पर हम कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम उसकी गार्जियन की कंसेंट लेंगे, या उसे किसी भी तरह का अगर हमें हर्ट करना है फॉर एनी रीजन, उसे किसी अदर हर्ट से बचाने के लिए भी, तो हम उसके गार्जियन की कंसेंट लेंगे। तो 25 में आप प्लेयर याद कर लीजिए, क्योंकि एक प्लेयर ये जो कंसेंट देता है कि ठीक है हम ग्राउंड में जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, तो हो सकता है कि बॉल हमारे सर पर लग जाए, हमारे आंख पर लग जाए, किसी तरह से हमें चोट हो जाए, तो उतना तो हम कंसेंट दे के चल रहे हैं, ठीक है। 25 में आप प्लेयर याद कर लीजिए, 26 में आप डॉक्टर याद कर लीजिए, 27 में आप गार्जियन याद कर लीजिए। पीडीजी ये हो गया, ठीक है, पी टी एंड जी, ठीक है, प्लेयर डॉक्टर गार्जियन। इसके बाद है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। हमने फियर में आकर या मिसकंसेप्शन के बेसिस पर हमने कंसेंट दे दिया ऑन सेक्शन 28, ठीक है। अब 25, 26, 27 तीनों में तो हमने कंसेंट दे दिया था, उसके बाद 28 में हम बोल रहे हैं कि हमारा फियर या मिसकंसेप्शन की वजह से हमने कंसेंट दिया है, ठीक है। तो पहले कंसेंट दे रहे हैं, उसके बाद हम नकार रहे हैं कि हमारा फियर या मिसकंसेप्शन था, वो 28 में है। 29 is saying that exclusion of act which are offenses independently of harm caused। 28 में बोल दिया गया कि अगर हम फियर या मिसकंसेप्शन में कोई कंसेंट दे रहे हैं तो वो तो नो कंसेंट है जी। 29 में बोला गया कि अगर हमने बोला था कि आप सिर्फ हमें इतना चोट लगा सकते हैं, या हमने आपसे बोला था कि
हमें स्टोन हुआ है और स्टोन्स के लिए आपको ऑपरेट करना है, लेकिन आपने क्या करा, आपने तो हमारी किडनी निकाल ली। तो ये हमारा इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड हो गया ना, आपने एक ऐसा ऑफेंस करा जिसकी हमने परमिशन ही नहीं दी थी, तो वो 29 हो गया। ठीक है, 25, 26, 27 तीनों में कंसेंट मिली है, एक में प्लेयर की, एक में डॉक्टर की, एक में गार्जियन की। उसके बाद हम कह रहे हैं कि फियर और मिसकंसेप्शन में आके हमने कंसेंट दिया है। उसके बाद बात हो रही है कि हमने जितना कंसेंट दिया था उससे ज्यादा आपने कोई एक्ट कर दिया, हमारी किडनी ही निकाल ली आपने 29 में। 30 में बात हो रही है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। सी 29 तक तो हमने कंसेंट की बात करी। अब 30 में हम कह रहे हैं कि कुछ गुड फेथ में आकर हमने किसी पर्सन की बेनिफिट के लिए बिना कंसेंट के हमने कोई काम करा है। ठीक है, ये सेक्शन 30 है। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, बिना किसी कंसेंट के हम किसी पर्सन के गुड फेथ के लिए हम कोई एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई पर्सन मिला जो कि बेहोश था, रास्ते में हमें मिला और उसके सर से खून बह रहा था, एक्सीडेंट हुआ था उसका, तो हमने बिना उसकी कंसेंट लिए उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया, तो ये हो गया विदाउट कंसेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर गुड फेथ में किया और उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया, तो हमें सेक्शन 30 का एक्सेप्शन मिल जाने वाला है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं तो हम कम्युनिकेट भी तो करेंगे इन गुड फेथ। ठीक है, अब हम गुड फेथ में कोई एक्ट कर रहे हैं तो हम कम्युनिकेशन भी तो करेंगे गुड फेथ में। ठीक है, तो 31 में कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, सपोज किसी पर्सन को कैंसर है और डॉक्टर आके उस पर्सन को बताता है कि आपको कैंसर है, उस डॉक्टर ने कम्युनिकेशन करा गुड फेथ में आके कि हाँ, इस पेशेंट को पता रहना चाहिए इसे कौन सी बीमारी है, और जब पेशेंट ने सुना कि उसे कैंसर है तो वो तो वहीं पे बेहोश हो गया। तो यहाँ पर डॉक्टर को पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि उसने गुड फेथ में ये काम करा था। सेक्शन 32 इज टॉकिंग अबाउट एक्ट विच पर्सन कंपेल्ड बाय थ्रेट। अब हम आपको थ्रेट में लाके या आपके सर पे पिस्तौल रख के कोई काम करवा रहे हैं आपसे, तो ये तो किसी तरह का कंसेंट नहीं हुआ, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। ठीक है, सेक्शन 33 इज टॉकिंग अबाउट एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। 33 में हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी को स्लाइट हार्म कर दे रहे हैं, अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, भीड़ है रास्ते में बहुत सारी, और उसमें गलती से हमारे हाथ से किसी को चोट लग गई, तो हम कह सकते हैं कि ये तो स्लाइट हार्म था, हमने हल्का सा चोट दिया है, तो आप सेक्शन 33 का डिफेंस ले सकते हैं, आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, ये रहा हमारा सेक्शन 33। चलिए एक बार यहाँ तक हम रिवाइज कर लेते हैं फ्रॉम सेक्शन 14। 14 में हमने बात करी थी पर्सन बाउंड बाय मिस्टेक, 17 में बात करी थी जस्टिफाइड बाय मिस्टेक। ठीक है, और इसके बीच के दो सेक्शन है 15 एंड 16, उसमें हमने बात करी एक्ट ऑफ अ जज, 16 में बात करी एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट। ठीक है, 18 में हमने बात करी एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, 18 एक्सीडेंट हमने किया था। 19 में हमने विदाउट क्रिमिनल इंटेंट कहा था, 19 में विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। ठीक है, 2021 एक साथ कहा था हमने डॉली इनकैपेक्स से और डॉली कैपेक्स से। 22 में अनसाउंड माइंड, 22 साल का इंसान है लेकिन उसके पास बुद्धि ही नहीं है, तो वो अनसाउंड माइंड का पर्सन हो गया। फिर 23, 24 ये दोनों बात करता है इंटॉक्सिकेशन के बारे में। 23 में हम अगेंस्ट द विल इंटॉक्सिकेट हो रहे हैं, 24 अपनी विल के साथ हम इंटॉक्सिकेट हो रहे हैं। 25, 26, 27 ये तीनों कंसेंट से रिलेटेड बात कर रहा है। 25 में एक प्लेयर कंसेंट दे रहा है कि हम अगर ग्राउंड में खेल रहे हैं आपके साथ तो हमें चोट लग सकती है। 26 में एक डॉक्टर को हम कंसेंट दे रहे हैं कि आप हम पर ऑपरेट कर सकते हैं। 27 में एक गार्जियन कंसेंट दे रहा है कि गार्जियन कह रहे हैं कि हाँ, अपने चाइल्ड पर या अनसाउंड माइंड के पर्सन पर आप कोई ऑपरेशन या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 28 में हम कह रहे हैं कि कंसेंट हमें मिली है अंडर फियर या मिसकंसेप्शन, हमने कंसेंट दिया है। ठीक है, कंसेंट पर ही हमने सवाल उठा दिए 28 में कि फियर और मिसकंसेप्शन की वजह से हमने तो कंसेंट दिया था, और हमने कंसेंट दिया तो दिया, उसके बाद इंडिपेंडेंटली हम पर अदर हार्म कॉज हो गया 29 में। ठीक है, हमने कंसेंट दिया था कि स्टोन का ऑपरेशन करना है लेकिन आपने तो किडनी ही निकाल ली। 30 में हमने बोला कि हम अगर गुड फेथ में कोई काम कर रहे हैं, किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं बिना उसकी कंसेंट के, तो नो ऑफेंस। 31 में बोला हमने कि हम गुड फेथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे कोई बात, तो हमारी बात तो सुन लो, आप हमें उसमें तो ऑफेंस हम नहीं कर सकते हैं ना, आप हम पर ऑफेंस के चार्ज नहीं लगा सकते, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ चीज गुड फेथ में। 31, 32 में बोला गया कि अगर किसी पर्सन को हम कंपेल कर रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं,
कुछ कंसेंट निकलवाने के लिए, कुछ कंसेंट लेने के लिए। उसके बाद 33 में हमने बात करी स्लाइट हार्म, ठीक है। अगर हम स्लाइट हार्म कर रहे हैं तो हम पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे एज पर सेक्शन 33। ये हमारा 33 तक कंप्लीट हो गया। ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब हम प्राइवेट डिफेंस के 10 सेक्शन देखने वाले हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फ्रॉम सेक्शन 34 टू 44। सी यहाँ पर भी 4 से शुरू है और 44 के 4 पे खत्म। ये चैप्टर हमारा सेक्शन 14 से लेके 44 तक है, ठीक है। और उसमें 14 से 33 तक हमने देख लिया। अब प्राइवेट डिफेंस की हम बात कर रहे हैं तो 34 से 44 तक हम आ रहे हैं। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात हो रही है तो सबसे पहला सेक्शन ही तो यही है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस, ठीक है। 34 में बोला गया प्राइवेट डिफेंस में हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं दैट इज नॉट एन ऑफेंस। 35 में बोला गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। हम बॉडी और प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस लेते हैं। 35 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। 36 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 36 में बोला गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सी अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा सा 2 सेकंड का आप रिलैक्स हो जाइए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद कंटिन्यू करिए, ठीक है। बिकॉज आई नो 33 तक तो आपको याद हो चुका है, ठीक है। और ये कुछ चंक्स आप याद अगर कर लेंगे तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो हो ही गए। इसके बाद बहुत ज्यादा सेक्शंस नहीं है याद करने को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है 34 में कि कोई भी काम जो हम प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हैं दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। फिर 35 में बोल दिया गया कि प्राइवेट डिफेंस हम अपनी बॉडी की भी ले सकते हैं, हम अपने प्रॉपर्टी का भी ले सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस हमें बॉडी के लिए भी मिलता है एंड प्रॉपर्टी के लिए भी मिलता है, ठीक है। 36 इज सेइंग दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 36 में बोला गया कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन कोई भी ऑफेंस करता है, कोई भी एक्ट करता है, तो हम उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्शन 36 में, ठीक है। इसके बाद है 37 एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पास प्राइवेट डिफेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस हमें अरेस्ट करने आ रही है, उसके पास वारंट है, तो हम प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं वहां पर, बिकॉज पुलिस का तो राइट है ना हमें अरेस्ट करना, ठीक है। तो इन जगहों पर हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं काम करने वाला है, ठीक है। 38 व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। सी अब 38 से लेके 40 तक और 41 से लेके 43 तक ये सिमिलर है। 38 आपका सिमिलर है 41 से, 39 सिमिलर है 42 से एंड 40 सिमिलर है 43 से, ठीक है। ये 4 सेक्शन आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। 34 में थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। 35 में है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी भी हम ले सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। पहले हम कुछ काम कर रहे हैं प्राइवेट डिफेंस के लिए, तो प्राइवेट डिफेंस किस चीज का, तो 35 में बताया कि बॉडी का और प्रॉपर्टी का। उसके बाद बोला गया कि अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन अगर आप पर अटैक करता है तो क्या तब आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। 36 में बोला गया कि हाँ हम तब भी प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। 37 में बोला गया कि आप कब नहीं ले सकते हैं, अभी तक तो आप प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं, कब नहीं ले सकते हैं। 37 में बोला गया कि हम प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं कुछ मामलों में, उन मामलों को 37 में डील किया जाता है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो पुलिस ऑफिसर अगर कोई एक्ट कर रहा है या हम ही ने किसी पर्सन को उकसा दिया था, उसके बाद उसने हमें मारना शुरू कर दिया, तो उस मामले में भी हम प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते क्योंकि गलती तो हमारी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन हमारा हो गया 34 से 37। 38 से 40 हमने बोला ये 3 सेक्शन, और 41, 42, 43 ये 3 सेक्शन सब सेम है। 38 को हम पढ़ रहे हैं 41 के साथ। 31 में बोला गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। अब अपनी बॉडी या किसी अदर पर्सन की बॉडी बचाने के लिए आप कब डेथ कॉज कर सकते हैं। वही 41 में बोला गया कि आप प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी बचाने के लिए आप कब डेथ कॉज कर सकते हैं। तो 38 और 41 में सिर्फ बॉडी और प्रॉपर्टी वर्ड का डिफरेंस है। फिर आता है 39 और 42। 39 एंड 42 भी सिमिलर है। 39 में बोला गया व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। 38 और 41 में तो हमने बोल दिया कि हम डेथ भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन 39 में बोला गया कि हम कोई भी हार्म कर सकते हैं अदर देन डेथ, ठीक है। अदर देन डेथ हम कोई भी काम कर सकते हैं।
42 में भी यही बात कहा गया कि when such right extends to causing any harm other than death। सी, ये तीनों बात कर रहा है बॉडी रिलेटेड से, ये तीनों बात कर रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड से, ठीक है। 38 में हमने बोला कि बॉडी रिलेटेड डिफेंस के लिए हम डेथ भी कॉज कर सकते हैं। 41 में बोला प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम डेथ भी कॉज कर सकते हैं। 39 और 42 दोनों में बोला गया कि हम कब कोई भी हार्म कर सकते हैं लेकिन हम डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। 39 में बोला बॉडी बचाने के लिए, 42 में बोला गया कि प्रॉपर्टी बचाने के लिए हम कब अदर हार्म कर सकते हैं। अब है 40 एंड 43, ये दोनों भी सेक्शन सिमिलर है। यहाँ पर भी कमेंसमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर भी कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस की बात हो रही है। 40 में भी कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस है, लेकिन यहाँ पर बॉडी की बात हो रही है कि बॉडी बचाने के लिए आप कब तक अपना प्राइवेट राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कब तक वो कंटिन्यू करेगा और कब वो स्टार्ट होगा। वही 43 में प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट हो रही है और कब तक कंटिन्यू हो रही है, ये 43 में बता रहा है, ठीक है। इसीलिए ये 6 सेक्शन तो आपको एक साथ याद हो गए, ठीक है। सबसे पहले था डेथ, डेथ के बाद है अदर देन डेथ, उसके बाद है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, फिर से है डेथ, अदर देन डेथ, उसके बाद कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस है। और ये हमारा लास्ट सेक्शन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। 44 में बोला गया जहां पर डेडली असॉल्ट होने वाला है, अगर हम उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं, लेकिन हम प्राइवेट डिफेंस अगर लेंगे तो इनोसेंट पर्सन को भी चोट लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक भीड़ आकर हम पर हमला करने वाली है, हमारे हाथ में बंदूक है, हम भीड़ में गोली चलाते हैं, हो सकता है किसी मासूम बच्चे को चोट लग जाए, लेकिन हम फिर भी यहाँ 44 के अकॉर्डिंग हम प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो 44 को आप इनोसेंट पर्सन से याद कर लीजिए, ठीक है, कि चार छोटे बच्चे हैं, इनोसेंट है वो, उनके सामने भी हम प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 34 से 44 था, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है जो हमने जनरल एक्सेप्शन देखा फ्रॉम सेक्शन 14 टू सेक्शन 44, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, ये हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम सेक्शन 45 और ये एक्सटेंड कर रहा है टिल सेक्शन 62, 45 से 62, ठीक है, 45 से 62। चैप्टर 4 है फ्रॉम सेक्शन 45 टू 62। इसके पहले चैप्टर 3 था फ्रॉम 14 टू 44। चैप्टर 2 था पनिशमेंट फ्रॉम सेक्शन 4 टू सेक्शन 13। चैप्टर 1 था सेक्शन 1, 2 एंड 3 के बारे में। 45, सेक्शन 45, अब यहाँ पर अबेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो आईपीसी में सबसे पहला टॉपिक था अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। यहाँ पर भी अबेटमेंट ऑफ अ थिंग है कि किस तरह से हम अबेट कर सकते हैं। तो 3 तरह से दिया हुआ है, या तो हम इंस्टिगेट कर सकते हैं, या हम क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर सकते हैं, या हम अबेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। 46 में बता दिया आप अबेटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अबेटर कौन होगा? जो अबेट कर रहा है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग जो पर्सन कर रहा है उसे हम अबेटर बोलेंगे। 46 में बोल दिया गया। 47 में बोला गया अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर अगर हम कोई ऑफेंस कर रहे हैं इंडिया में अबेट करके, अबेटमेंट इन इंडिया, इंडिया में अबेटमेंट हो रही है, लेकिन वो ऑफेंस आउटसाइड इंडिया हो रहा है, स्टिल हम उस पर्सन को लायबल करेंगे एज पर 47। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया से किसी को फोन करके अबेट कर रहे हैं, कोई पर्सन जो बाहरी है या बाहर में रह रहा है, तो भी हम अबेटमेंट कर रहे हैं। 48 एक नया प्रोविजन है, 48 तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जा रहा है बिकॉज 48 न्यूली एड करा गया है। इसमें बोला गया है अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया। इंडिया के बाहर अबेटमेंट हो रहा है ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि इंडिया में ऑफेंस है, ये उन ऑफेंसेस के लिए ऐड करा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बाहरी इंसान या इंडिया के बाहर कोई भी पर्सन इंडिया में किसी को अबेट कर रहा है कि आप किसी का मर्डर कर दो या टेररिस्ट अटैक करो या किसी भी ऑफेंस के लिए, अगर बाहर से कोई इंडिया में किसी पर्सन को अबेट कर रहा है तो भी ये ऑफेंस हो जाएगा एज पर सेक्शन 48, ठीक है। वो पर्सन तो बाहर है लेकिन स्टिल हम उसे अबेटर कहेंगे एज पर सेक्शन 48। तो 48 आपको ऐसे ही याद रखना है, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया, क्योंकि ये न्यूली ऐड करा गया है। 49 is talking about punishment of abatement if act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. See,
हमने 48 तक अबेटमेंट के बारे में तो पढ़ा, उसके बाद हम उसकी पनिशमेंट के बारे में ही तो बात करेंगे। ऑफेंस के बाद पनिशमेंट ही तो आता है। तो 49 में बोला जा रहा है कि जहां पर पनिशमेंट नहीं दी हुई है, अबेटमेंट की क्या पनिशमेंट रहेगी, तो जो पनिशमेंट उस ऑफेंस की होती है हम वही पनिशमेंट दे देंगे। ठीक है। 50 में बोला गया पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। यहाँ पर आप डिफरेंट इंटेंशन वर्ड याद रखिए। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट if person abetted does act with different intention from that of abetter। अबेटर के अलावा अबेटर का इंटेंशन दूसरा था, लेकिन जिस पर्सन ने ऑफेंस करा उसकी इंटेंशन दूसरी थी, तो हम 50 में चले जाएंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अबेटमेंट का टॉपिक ही ऐसा है कि याद करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। ठीक है। आपको जहां तक याद होगा, आईपीसी में भी आपको अबेटमेंट वाले टॉपिक में कंफ्यूजन होता था, अबेटमेंट याद करने में आपको प्रॉब्लम आती थी। तो आप ये मत सोचिएगा कि पहली बार में ही आपको अबेटमेंट के सारे सेक्शंस याद हो जाने वाले हैं। ठीक है। 50 में तब हमने बात करी डिफरेंट इंटेंशन के बारे में। 51 में हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। 50 में डिफरेंट इंटेंशन है, 51 में डिफरेंट एक्ट है। ठीक है। 52 में अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। 52 में क्या है, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट है। जो एक्ट आपने अबेट करा है और जो एक्ट हुआ है, दोनों की सजा आपको मिलेगी अगर आप अबेटर हैं तो 52 में। ठीक है। 53 में लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज। अब 53 में इफेक्ट याद कर लीजिए। बाय एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। अबेटर की जो इंटेंशन थी उसके अलावा आपने कोई और इफेक्ट कर दिया है, आपने जो ऑफेंस करा उसका कुछ और इफेक्ट हो गया, तो 53 में जाइए। 54 में अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अबेटर प्रेजेंट है यहाँ पे 54 में। ठीक है। 54 में अबेटर प्रेजेंट है। अगर हम आईपीसी देखें तो सेक्शन 114 में ये बात करी गई थी, 114 उसमें भी 4 लास्ट में था, 54 में भी लास्ट में 4 है। ठीक है। तो यहाँ पर अबेटर प्रेजेंट है जब ऑफेंस हो रहा है, तो इसमें ज्यादा सजा मिलती है, क्योंकि अगर आप सामने हैं और आप किसी पर्सन को उकसाए हैं किसी ऑफेंस को करने के लिए, आप सामने हैं तो उसे और हिम्मत मिल रही है ना उस ऑफेंस को करने के लिए, इसीलिए 54 में हम ज्यादा पनिशमेंट देते हैं। तो 54 is talking about a better present when offense is committed। ठीक है। 55 is talking about abatement of offense punishable with death or imprisonment for life। हमने ऐसे ऑफेंस के लिए किसी को उकसा दिया है जिसकी सजा डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। 56 में बात हुआ हमने ऐसे ऑफेंस के लिए उकसाया है जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट है। पहले हमने बोला 55 में डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये ज्यादा सीरियस ऑफेंस है। उसके बाद हम आए इम्प्रिजनमेंट पे। उसके बाद हम आ रहे हैं कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10%, 10 या 10 से ज्यादा लोग को हम उकसा रहे हैं। ठीक है। 57 में। 58 में हम कंसील कर रहे हैं। सी, ये तीनों सेक्शन कंसीलमेंट की बात कर रहा है, 58, 59 एंड 60। 58 में हम कंसील कर रहे हैं डेथ या इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड कोई ऑफेंस के लिए हमने किसी को उकसाया है। 59 में हम कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट कुछ कंसील कर रहा है जो उसकी ड्यूटी थी प्रिवेंट करने की। ठीक है। 60 में हम कंसील कर रहे हैं कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशमेंट है जिसकी इम्प्रिजनमेंट। 55, 56 में भी पहले इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ आया, उसके बाद इम्प्रिजनमेंट आया, उसके बाद 57 में हमने 10% को देख लिया। 58, 59, 60 ये तीनों कंसीलमेंट के बारे में बात कर रहा है। 58 में हम कंसील कर रहे हैं ऐसे ऑफेंस के बारे में जिसकी पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। 59 में हम पब्लिक सर्वेंट अगर कुछ कंसील कर रहा है तो हम ऑफेंस कह रहे हैं उसे। 60 में हम कंसील कर रहे हैं अगर कोई भी ऑफेंस जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट है, ऐसे कंसीलमेंट हो रही है तो क्या होगा। फिर आता है 61 क्रिमिनल कंस्पिरेसी। अब ये लास्ट के 2 सेक्शन है इस चैप्टर के, तो ये 2 सेक्शन आप याद कर लीजिए लास्ट से अगर आप याद करना शुरू करते हैं तो। क्रिमिनल कंस्पिरेसी 61 में क्रिमिनल कंस्पिरेसी, इसी में इसकी पनिशमेंट भी है, इसी में इसकी डेफिनेशन भी है। जैसे हमारा सेक्शन 120A में क्रिमिनल कंस्पिरेसी की डेफिनेशन दी हुई थी और 120B में उसकी पनिशमेंट दी हुई थी, लेकिन यहाँ सेक्शन 61 में क्रिमिनल कंस्पिरेसी की पनिशमेंट डेफिनेशन दोनों दी हुई है। 62 में हम बात कर रहे हैं पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। 62 में क्या अटेम्प्ट की बात हो रही है, अटेम्प्ट। 61 क्रिमिनल कंस्पिरेसी, 61 क्रिमिनल कंस्पिरेसी, 62 अटेम्प्ट, 61 क्रिमिनल कंस्पिरेसी, 62 अटेम्प्ट।
ये कैसा अटेम्प्ट है जो हमने सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी में देखा था कि अगर कहीं पे कोई पनिशमेंट नहीं दी हुई है कि कोई भी पर्सन अगर अटेम्प्ट कर रहा है कोई ऑफेंस की अटेम्प्ट कर रहा है और उसने वो कमिट नहीं कर पाया, सिर्फ अटेम्प्ट करके रह गया वो, तो अगर उसकी कहीं पनिशमेंट नहीं दी हुई है तो आप 62 में आ जाइए। ठीक है, 62 में अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस की पनिशमेंट है, 61 में क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, 58, 59, 60 तीनों में कंसीलमेंट की बात हो रही है, 55 में अबेटमेंट की बात हो रही है अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, 56 में इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, 57 में 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई अबेटमेंट कर रहे हैं, 10 से ज्यादा लोगों को अबेट करा गया है एज पर 57, तो ऑफेंस है वो। 54 हमने बताया था कि कोई भी अबेटर अगर प्रेजेंट है क्राइम सीन पर तो 54 में हम जाएंगे। ठीक है, 53 में आपको इफेक्ट याद रखना है कि इफेक्ट दूसरा हो जा रहा है। 52 में हम कल्मिनेट कर दे रहे हैं, क्यूमुलेट कर दे रहे हैं पनिशमेंट, मतलब ऐड कर दे रहे हैं पनिशमेंट्स को। 51 में बोला गया कि एक्ट ही अलग हो जा रहा है, 50 में बोला गया कि इंटेंशन अलग है, और 49 में तो हम पनिशमेंट दे रहे थे अबेटमेंट का, पनिशमेंट दे रहे हैं, और अगर डिफरेंट इंटेंशन से है तो क्या होगा, 51 में डिफरेंट एक्ट है तो क्या होगा, 52 में क्यूमुलेटिव पनिशमेंट दे रहे हैं, 53 में हम इफेक्ट अलग देख रहे हैं, 54 में जो अबेटर है वही प्रेजेंट है क्राइम सीन में। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने 62 सेक्शंस देखे, फ्रॉम सेक्शन 45 टू सेक्शन 62। 44 तक हमने देखा जनरल डिफेंसेस के बारे में और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में 14 से 44। उसके बाद हम आए अबेटमेंट वाले चैप्टर में जो कि 45 से लेके सेक्शन 62 तक एक्सटेंड करता है। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप 2 बार भी अच्छे से इंडेक्स देख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाने वाला है। तो चैप्टर 5 इज टॉकिंग अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। सेक्शन 63 से सेक्शन 99 तक एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 63 टू सेक्शन 99, 63 टू 99। ठीक है, फिर 100 से हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में। ठीक है, ये रहा हमारा चैप्टर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 63 इज टॉकिंग अबाउट द रेप। रेप की डेफिनेशन सेक्शन 63 में दी हुई है। अब डेफिनेशन दी हुई है तो उसकी पनिशमेंट भी होगी, तो पहले डेफिनेशन देते हैं फिर पनिशमेंट देते हैं, तो 64 में पनिशमेंट हो गई। अब 64 में तो हमने पनिश कर दिया, लेकिन अगर कुछ सीरियस ऑफेंसेस हुए हैं या फिर और एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रेप है तो उसकी पनिशमेंट हम सेक्शन 65 में देखते हैं, पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। ठीक है, 63 में रेप की डेफिनेशन, 64 में पनिशमेंट फॉर रेप, 65 में भी पनिशमेंट फॉर रेप है लेकिन इन सर्टेन केसेस। 66 में हम बात कर रहे हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। ये और एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रेप हो गया जहां पर हम पनिशमेंट दे रहे हैं 66 में फॉर कॉजिंग डेथ। अगर हमने किसी का रेप के बाद उसकी डेथ कॉज कर दी है या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में उस विक्टिम को पहुंचा दिया है तो ये बहुत ही एग्रेवेटेड और हीनस ऑफेंस हो गया। इसकी पनिशमेंट हम सेक्शन 66 में देख रहे हैं। ठीक है, 67 is talking about sexual intercourse by husband upon his wife during separation. सेपरेशन के दौरान अगर हस्बैंड ने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है तो सेक्शन 67 में वो ऑफेंस हो जाने वाला है। 68 में हम बात कर रहे हैं उन पर्सन के बारे में जो कि अथॉरिटी होल्ड करते हैं। अगर कोई पर्सन अथॉरिटी होल्ड करने के बाद भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है किसी वुमेन के साथ, किसी फीमेल के साथ, तो एज पर 68 उसे हम पनिश करेंगे, क्योंकि सेक्शन 67 में भी एक मेंटेन करना है डिग्निटी ड्यूरिंग सेपरेशन। 68 में हम बात कर रहे हैं पर्सन इन अथॉरिटी के बारे में। इसके बाद आ रहा है सेक्शन 69 विच इज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। सेक्शन 69 को न्यूली ऐड करा गया है। ठीक है, 69 में हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। किसी डिसीटफुल मीन्स की तरह से अगर किसी पर्सन ने इंटरकोर्स करा है विद अ वुमन तो वो एज पर 69 दैट विल बी एन ऑफेंस। फिर सेक्शन 70 is talking about gang rape. 71 is talking about punishment for repeat offenders. Punishment for repeat offenders. Section 71 punishment for repeat offenders. Okay. 71 punishment for repeat offenders. 72 is disclosure of identity. यहाँ पर हम disclosure of identity कर रहे हैं victim का। victim की identity को अगर हम disclose कर रहे हैं तो that is an offense as per section 72.
फिर 73 में बोला गया अगर हम प्रिंट कर रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं किसी भी मैटर को जो कि रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स है बिना कोर्ट के परमिशन के, तो वो 73 में एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। सॉरी, तो हमारा सेक्शन 63 से 73 तक सेक्सुअल ऑफेंसेस के पनिशमेंट्स के बारे में और उनकी डेफिनेशंस के बारे में दिया हुआ है फ्रॉम 63 टू 73। अब देखिए 63 में भी लास्ट में 3 है और 73 में भी लास्ट में 3 है, तो 63 टू 73 सेक्सुअल ऑफेंसेस। 63 में हमने रेप देखा, 64 में हमने उसकी पनिशमेंट देखी, 65 में हमने सर्टन केसेस की पनिशमेंट देखी है, 66 और एग्रावेटेड हो रहा है, हमने डेथ देखा है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम देखा, उसकी पनिशमेंट देखी। 67 में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है ड्यूरिंग सेपरेशन। 68 में हमने देखा इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई हॉस्पिटल का कोई पर्सन है या किसी ऐसे जगह किसी स्कूल का कोई प्यून या कोई अथॉरिटी वाला पर्सन है जिस पर्सन के पास माना जाता है कि हाँ इस जगह में या इस अथॉरिटी के पास कोई पर्सन सेफ है, उस जगह पर हम ऑफेंस कर रहे हैं, तो 68 की पनिशमेंट। फिर 69 में हमने देख लिया डिसीटफुल मीन्स के अकॉर्डिंग अगर कोई इंटरकोर्स हो रहा है तो दैट विल कम अंडर सेक्शन 69। 70 में हमने गैंग रेप देखा, 71 में हमने पनिशमेंट देखी फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, ठीक है। और 70 टू 73 बात कर रहे हैं, 72 में हम आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम को डिस्क्लोज कर रहे हैं, 73 में हम प्रिंट या पब्लिश कर दे रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग को, ठीक है। 72 73 अगर आप एक साथ याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। 72 में हम विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं, मतलब विक्टिम के साथ गलत कर रहे हैं। 73 में हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रिंट कर दे रहे हैं या पब्लिश कर दे रहे हैं बिना कोर्ट के परमिशन के, तो यहाँ पर हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो गया। तो 73 में प्रिंट या पब्लिश कर रहे हैं, 72 में हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। हमने 63 से 73 तक देख लिया ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। अब हम आ रहे हैं 74 से 79 तक ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। अगर किसी औरत पर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है या असॉल्ट किया जा रहा है तो वो 74 से 79 के केस में फॉल करेगा। 74 में हम असॉल्ट देख रहे हैं और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद वुमेन टू इंटेंट आउटरेज हर मॉडेस्टी। अगर आपको याद होगा सेक्शन 354 में ये बात कही गई थी, 354 ऑफ आईपीसी, उसमें भी 354 के लास्ट में 4 था, यहाँ 74 के लास्ट में भी 4 है, तो 354 74, ठीक है। 74 में हमने देखा अगर हम असॉल्ट कर रहे हैं या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, तो 74 में पनिशेबल है। उसके बाद 75 में हम देख रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमेन, किसी भी वुमेन को अगर सेक्सुअली हरास किया जा रहा है तो 75 में उसकी पनिशमेंट है। 76 is talking about assault or use of criminal force to women with intent to disrobe। हमारी इंटेंशन है टू डिसरोब अ वुमेन, तो उसकी पनिशमेंट है एज पर सेक्शन 76, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी था, तो 354 के बाद 354 ए था, बी सी डी, तो ये इसी तरह से लाइन से अरेंज किए गए हैं फ्रॉम 74 से 78। अगर आपको वो याद होगा तो ये आपको इजीली याद हो जाने वाला है, ठीक है। 74 में हमने क्या देखा, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। 75 में हमने सेक्सुअल हरासमेंट देख लिया, 76 में हमने देख लिया इंटेंशन टू डिसरोब, 77 में हम वॉयरिज्म देख रहे हैं, 77 वॉयरिज्म। 78 इज टॉकिंग अबाउट स्टॉकिंग, 78 में स्टॉकिंग के बारे में आईपीसी में दिया हुआ था 354 डी में, वॉयरिज्म के बारे में था 354 सी में, डिसरोब के बारे में था 354 बी में, सेक्सुअल हरासमेंट था 354 ए में, एंड आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन था 354 में, ठीक है। लाइन से अब याद करते हैं। 74 में हमने आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन देखा। हम यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ही बोल दिया गया कि असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वुमेन पर विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, तो 74 में जाइए। 75 में सेक्सुअल हरासमेंट है, 76 में असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, 77 में वॉयरिज्म, 78 स्टॉकिंग, एंड 79 हमारा है वर्ड और जेस्चर टू एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ये था सेक्शन 509 में। 509 में हम बात करते थे कुछ ऐसा जेस्चर या वर्ड या कुछ ऐसे साइंस दिखा रहे हैं टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, तो वो था 509 में, यहाँ पर 79 है। अगर आपको 509 याद होगा
तो 509 में भी लास्ट में 9 है और 79 के लास्ट में भी 9 है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इसके बाद एक सेक्शन है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज में, पहला सेक्शन है दैट इज डाउरी डेथ। हम सेक्शन 80 में डाउरी डेथ के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। 81 में बात हो रही है, सी अब यहाँ पर ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज के बारे में जब बात हो रही है, फ्रॉम सेक्शन 80 टू सेक्शन 87 जाएंगे, फ्रॉम 80 टू 87। इसके पहले याद करिए, हमने क्रिमिनल कोड्स के बारे में देख लिया 74 से लेकर 79 तक, ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस देख लिया हमने 63 से लेकर 73 तक। अब हमारे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज 80 से लेके 87 तक। तो अगर मैरिज की बात करें, हम हिंदू मैरिज में जाएं तो एक सेरेमनी होती है सप्तपदी या फिर 7 स्टेप्स या जो 7 फेरे होते हैं, तो ठीक है, तो मैरिज में तो 7 फेरे होते हैं, ये सबको ये बात पता होगी। तो अब 80 से 87 चले जाइए, 87 में 7 आता है लास्ट में, तो 7 से आप 7 स्टेप्स या 7 फेरे याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा डाउरी डेथ है, 80 में डाउरी डेथ के बारे में बात करी गई है। 81 is talking about cohabitation caused by man deceitfully inducing belief of lawful marriage. Cohabitation caused by man deceitfully inducing belief of lawful marriage. किसी मैन ने डिसीटफुली ये बिलीव करवा दिया किसी वुमेन को कि हमारे बीच एक लॉफुल मैरिज हुआ है और उस वजह से उसने कोहैबिट कर लिया, तो सेक्शन 81 में ये एक ऑफेंस है। 82 is talking about marrying again during लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। 82 में हम बाइगमी की बात कर रहे हैं। 494 और 495 ऑफ आईपीसी में बाइगमी के बारे में बात करी जाती थी। 494 के अकॉर्डिंग जो पहली वाइफ थी या जो मतलब पहला पर्सन है, इधर हस्बैंड और वाइफ, अगर मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, राइट, अगर कोई भी पहला पर्सन हस्बैंड या वाइफ अगर दूसरी शादी कर लेता है बिना पहले वाइफ या हस्बैंड को बताए, तो ये एक ऑफेंस है। और हम सेक्शन 495 में देखते थे कि अगर हमने दूसरी शादी कर ली और जिससे हमने दूसरी शादी करी है उसे हमने नहीं बताया कि हमारी पहली शादी हो चुकी है, तो जो दूसरा हस्बैंड या वाइफ है वो भी एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं हमारे खिलाफ, दिस इज एन ऑफेंस। तो ये दोनों बात कह दी गई है 82 में, ठीक है। 82 में मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ है, बाइगमी के बारे में 82 में है, ठीक है। 83 में मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। हमने मैरिज सेरेमनी तो निभाया है लेकिन फ्रॉडलेंट तरीके से, या ये मैरिज सेरेमनी जेन्युइन था ही नहीं, फ्रॉड था ये, और लॉफुल मैरिज यहाँ पर हुआ ही नहीं, तो सेक्शन 83 में पनिशमेंट मिलेगी। अब 84 में हम बात कर रहे हैं इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। हमारा ये इंटेंशन था कि हम किसी भी फीमेल को जो मैरिड वुमेन है उसे हम इंटाइज करके भगा कर कहीं ले जाएंगे या डिटेन कर लेंगे, हमारे ये क्रिमिनल इंटेंशन था। तो 84 में इसकी पनिशमेंट है। 85 में बात हो रही है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी। हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स अगर किसी वुमेन को क्रुएल्टी दे रहे हैं, क्रुएल्टी कर रहे हैं किसी वुमेन पे, तो 85 के अकॉर्डिंग ये पनिशमेंट है। 85 में 86 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्योंकि क्रुएल्टी की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है 86 में, ठीक है। ये 498 ए के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था लेकिन यहाँ पर इसे अलग कर दिया गया है, मतलब ये दोनों सेक्शन एक साथ पहले क्लब किए हुए थे, अब अलग कर दिया गया है। तो 85 में यहाँ पर हस्बैंड या उसके रिलेटिव अगर क्रुएल्टी दे रहे हैं तो 85 में जाइए, और क्रुएल्टी की डेफिनेशन देखनी है आपको तो 86 में चले जाइए। 87 बात कर रहा है किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज। 87 में क्या हो रहा है, ये तो सेक्शन 366 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ था, वहां से लिया गया। कहा जा रहा है अगर हम किडनैप कर रहे हैं, अबडक्ट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं किसी भी वुमेन को कि हम उसको कंपेल कर सके शादी करने के लिए, तो वो 87 में एक ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमने मैरिज रिलेटेड ऑफेंस देख लिए फ्रॉम सेक्शन 80 टू सेक्शन 87। 80 में हम डाउरी डेथ की बात कर रहे हैं, 81 में हम कोहैबिटेशन कर रहे हैं, डिसीटफुल, ठीक है, डिसीटफुली हम कोहैबिट कर रहे हैं एज अ मैन, मतलब किसी फीमेल के साथ। 82 में बात हो रही है बाइगमी के बारे में, 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइगमी के बारे में बात हो रही है। 83 में बात हो रही है अगर हमने फ्रॉडुलेंट सेरेमनी किया है, फ्रॉडुलेंट मैरिज की सेरेमनी करी है, 83 में पनिशमेंट है। 84 में हम इंटाइज कर दे रहे हैं या टेक अवे कर दे रहे हैं, सी 84 में भी लास्ट में 4 है,
और ये ई है, इंटाइसिंग का ई, कुछ बन नहीं रहा है तो चलिए। 84 में इंटाइसिंग या टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। 84 में हम इंटाइस कर रहे हैं या टेक अवे कर रहे हैं। 85 हमने बताया हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, ठीक है। 86 में क्रुएल्टी की डेफिनेशन दे दी, और जो हमारा 87 है उसमें हम किडनैप कर रहे हैं, अबडक्ट कर रहे हैं या इंड्यूस कर रहे हैं किसी वुमेन को टू कंपेल हर मैरिज। इसी के साथ हमारा मैरिज रिलेटेड ऑफेंस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। अब मैरिज हो गया, मैरिज के बाद तो ये सब प्रोसेस आता है ना, लाइक अब मिसकैरेज के बारे में हम देखेंगे क्योंकि शादी हो गई उसके बाद हम बच्चों के बारे में देख सकते हैं। तो 88 इज टॉकिंग अबाउट कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है। 88 में कॉजिंग मिसकैरेज को एक ऑफेंस माना गया है। 89 में कहा गया कि अगर बिना वुमेन के कंसेंट के कर रहे हैं तो आप 89 में उसे ऑफेंस बना दीजिए। 90 में कहा गया डेथ कॉज बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। अब हमारी ये इंटेंशन थी कि किसी फीमेल को हम मिसकैरी करवा दें, लेकिन उस दौरान हमने उस वुमेन की डेथ कॉज कर दी, तो सेक्शन 90 में चले जाइए आप। 91 में बोला गया एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव। हमारी ये इंटेंशन थी कि उस चाइल्ड को हमें अलाइव नहीं आने देना है इस दुनिया में, या फिर हम उसकी डेथ कॉज कर दे रहे हैं आफ्टर बर्थ, तो 91 में एक ऑफेंस है। 92 में बोला गया कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय द एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा चाइल्ड जो मेच्योर हो चुका है काफी, ठीक है, अनबॉर्न चाइल्ड है वो अभी भी, बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो एक कल्पेबल होमिसाइड है, तो वो 92 में ऑफेंस हो जाएगा। 88 से 92 हमने यहाँ पर 5 सेक्शन देखे। 88 में हमने कॉजिंग मिसकैरेज देखा। 89 में हमने देखा वुमेन के कंसेंट के बिना अगर मिसकैरेज हो रहा है तो। 90 में हमने देखा कि वुमेन की ही डेथ कर दी हमने मिसकैरेज के दौरान। 91 में हमने बोला कि हम चाइल्ड को अलाइव नहीं इस दुनिया में आने देना चाह रहे हैं, ठीक है, हम प्रिवेंट कर रहे हैं, 91 में ऑफेंस है ये। 92 में हमने बोला कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अब इसके बाद चाइल्ड इस दुनिया में आ चुका है, उससे रिलेटेड हम ऑफेंस देख रहे हैं 93 से, ठीक है, 93 से 99, इसके बाद चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। 93 में चाइल्ड तो अब इस दुनिया में आ चुका है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। 93 में हम अबैंडन कर दे रहे हैं या एक्सपोज कर दे रहे हैं किसी चाइल्ड को जो कि 12 साल से नीचे का है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पेरेंट है या ऐसा पर्सन है जिसके पास केयर है उस चाइल्ड की, और वो पर्सन अगर अबैंडन कर दे रहा है 12 साल से नीचे के बच्चे को, तो 93 में ये ऑफेंस है। सी, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, जो सेक्शन 93 हमारा है, तो 9 + 3 अगर हम करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो 93 में बोला गया 12 ईयर से नीचे के बच्चे को अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं या अबैंडन कर रहे हैं तो दिस इज एन ऑफेंस। 94 में हमने बोला कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। अगर हम 93 में किसी चाइल्ड को एक्सपोज कर सकते हैं, अबैंडन कर सकते हैं, तो 94 में हम उसे कंसील भी कर सकते हैं, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। हम कंसील कर रहे हैं किसी चाइल्ड की बर्थ को बाय सीक्रेटली डिस्पोजिंग हिज डेड बॉडी, तो 94 में ये एक ऑफेंस है। 95 को न्यूली ऐड करा गया है, ओके। इसमें बोला गया कि हायरिंग एम्प्लॉय और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, तो दिस इज एन ऑफेंस, ये चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस है। अगर हम किसी चाइल्ड को हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं या इंगेज कर रहे हैं कि आप कोई जाके ऑफेंस करो, किसी चाइल्ड को हम ये सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, एम्प्लॉय कर दे रहे हैं कि आप जाके ऑफेंस करो, तो 95 में ये एक ऑफेंस है, ठीक है। 96 में प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, 96 प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड। 97 में बात हो रही है किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 इयर्स ऑफ एज विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। 97 में बोला गया है कि हम किडनैप कर रहे हैं, अबडक्ट कर रहे हैं किसी चाइल्ड को जो कि 10 साल से नीचे का है, और हमारी ये इंटेंशन है कि हम कुछ स्टील कर सके उस चाइल्ड से। 98 में बोला गया सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। 99 में बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। 98 99 आप एक साथ पढ़िए, एक में हम सेल कर रहे हैं चाइल्ड को फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, 99 में हम बाय कर रहे हैं किसी चाइल्ड को फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, तो दीज बोथ आर ऑफेंसेस, ठीक है। 98 एंड 99 बोथ आर ऑफेंसेस। इसी के साथ हमारा वुमेन रिलेटेड एंड चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंस कंप्लीट होता है। कहां से हमने स्टार्ट करा था, फ्रॉम सेक्शन 63।
63 से 99 चाइल्ड रिलेटेड एंड वुमेन रिलेटेड ऑफेंस है। चैप्टर 5, ये चैप्टर आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा क्योंकि ये कई सारे सेक्शंस को एक जगह क्लब कर दिया गया है, लेकिन अगर आप एक दो बार अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बिकॉज ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है कि सारे ऑफेंसेस को एक जगह क्लब कर दिया गया है। अदरवाइज और ज्यादा कंफ्यूजन होती थी और डिफिकल्ट होता था याद करने में। ठीक है, तो हमने सेक्शन 63 से 73 तक रेप के ऑफेंसेस देख लिए। 74 से 79 तक हम क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट देख लिए। रिलेटिंग टू मैरिज हमने 80 से 87 देख लिया, हमने बताया था 7 फेरे 87 का 7। हमने फिर मिसकैरेज देख लिया 88 से 92 तक, 5 सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज मैरिज हो गई उसके बाद चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, इसीलिए मिसकैरेज की ऑफेंस कर रहे हैं लोग। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड इस दुनिया में आ गया है तो ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड देख रहे हैं हम 93 से लेके 99 तक, क्योंकि 99 तो लास्ट सेक्शन है ना इस चैप्टर का। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बीएनएस के सेक्शन 99 तक देख लिए। ठीक है, और यकीन मानिए कई सारे सेक्शंस आपको याद हो चुके होंगे। आप एक बार आंख बंद करके सारे सेक्शन को याद करिए, ध्यान में लीजिए कि आपने कौन कौन से सेक्शन पढ़े हैं और एक कॉपी में एक पेन से लिखना स्टार्ट करिए। देखिएगा आप बहुत सारे सेक्शंस को लिख पाएंगे, क्योंकि इन सारे सेक्शंस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि ये सारे सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारे आईपीसी में भी। तो सेक्शन 99 तक आज हम कंप्लीट करते हैं। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन 100 से स्टार्ट करने वाले हैं और वो पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद वाला पार्ट आप नहीं देखिएगा, इसके बाद वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। और जो भी पर्सन इस वीडियो को देखेगा और इसके बाद वाले वीडियो को देखेगा, तो उस वाले पर्सन की नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसे सेक्शन ज्यादा याद होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 99 तक कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत सारे सेक्शन याद हो गए होंगे, और अगर आपको रिवीजन करना है तो आप चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी सारे सेक्शंस को लिख कर याद कर सकते हैं। इससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगा, बाकी लोग भी याद करना चाहेंगे। और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें भी सेक्शंस याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।